अस्सलाम वालेकुम। आ रही है बात? ठीक हो? दुरूद शरीफ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर ऑटम 21 पे आए। ऑटम 21 पेरोडिया। ऑटम 21 पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज। अच्छा, एक एक करके करते जाते हैं क्योंकि फिर भूलते जाएंगे। एक तो पढ़ लें रिक्वायर्ड से ऊपर वाली लाइन, जहां चाहिए वो कह रहा है 12% यूज कर लें। और ईयर एंड क्या है? 30 जून 21। चलें पॉइंट 1 पढ़ लें बस अभी। हाँ जी। कस्टमर को 1 नवंबर 20 को एक गाड़ी बेची है 5 मिलियन की, और पेमेंट टर्म्स ये थी कि 1 मिलियन देना है फौरन और बाकी 4 मिलियन 2 साल बाद। अकाउंटेंट ने क्या किया बाद में देखते हैं। पहले तो देखें इस ट्रांजैक्शन के अंदर स्टेप नंबर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है गाड़ी। स्टेप नंबर 3 ट्रांजैक्शन प्राइस 5 मिलियन जरूर ले लेते, लेकिन 2 साल हैं, 2 साल तो आपके लेवल पे बाय डिफॉल्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस यानी स्टेप 3 करने के लिए हमें करनी पड़ेगी इसकी डिस्काउंटिंग। कितनी बन जाएगी? ये मैं कर रहा हूं ऑटम 21, तो वर्किंग 1 जो कि मैं पॉइंट 1 से रिलेटेड कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या बन जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू कितनी? कितने साल डिस्काउंट करना? किसको? 4 मिलियन को करेंगे ना? 4 को करेंगे। 1 मिलियन एज इट इज और 4 मिलियन के लिए 1.12 पावर 2 तो 4.18। ये आ गई ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3। स्टेप 4 की जरूरत नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है। मैंने कहा था सवाल की जो भी रिक्वायरमेंट हो ना, आप अपने तौर पे स्टेप 1 से ही चलें, और स्टेप 1 तो हो ही रहा होगा। स्टेप 2 तो ट्रांजैक्शन प्राइस निकल आई। स्टेप 5 हमें इसको रेवेन्यू का कब रिकॉर्ड करना चाहिए? 1 नवंबर। एट अ पॉइंट इन टाइम है ना, कि गाड़ी तोड़ तोड़ के दे रहे हैं? नहीं, एट अ पॉइंट इन टाइम है। तो गाड़ी दी तो 1 नवंबर को रेवेन्यू बन जाना चाहिए, और कैश डेबिट और साथ रिसीवेबल डेबिट। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया,
अकाउंटेंट ने ये किया कि जितनी गाड़ी की कॉस्ट थी उतने से ही उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, और उसने कहा कि बाकी जब कैश मिलेगा ना, बाकी तब देखेंगे। तो फिर रिक्वायर्ड प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के तो आप चीते हैं, तो वर्किंग में क्या करें, रॉन्ग बना लें और करेक्ट बना लेते हैं। रॉन्ग बनाते हैं पहले। उसने क्या किया, अच्छा इसमें कहीं पर ऐसी कोई बात है कि अनकंडीशनल राइट यानी रिसीवेबल वगैरह के चक्कर में तो नहीं डाल रहा ना, तो बस ठीक है रिसीवेबल। तो उसने ये कर लिया कि रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट बस 3.5, ये उसने कर लिया। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री तो सही ही की होगी कि वो भी गलत की होगी? कॉस्ट ऑफ नहीं, जब सेल नहीं ठीक तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं ठीक की होगी। कॉस्ट ऑफ सेल तो 3.5 है, ये तो कर ही ली होगी। करेक्ट एंट्री क्या, रिसीवेबल डेबिट 3.18, कैश डेबिट 1 और सेल्स क्रेडिट 4.18, ये करेक्ट एंट्री। अरे मैंने वर्किंग की है। तो प्रॉपर इसका सॉल्यूशन 0.1 की एंट्री रेक्टिफाइंग क्या बन जाएगी, रिसीवेबल डेबिट हो गया है ज्यादा तो क्रेडिट कर देते हैं, 3.5 हो गया है, होना चाहिए था 3.18, बल्कि सॉरी कैश तो उसको नजर आया ही होगा। अकाउंटेंट बन के सोचना है कि क्या पॉसिबल एरर हो सकता है, तो कैश तो बेचारे ने डेबिट कर ही लिया होगा। तो उसने रिसीवेबल डेबिट कर दिया 2.5 से, होना कितने से चाहिए था, तो और डेबिट हो जाएगा 3.18 होना चाहिए था, 2.5 हो गया पॉइंट, और क्या एरर है, सेल्स कम रिकॉर्ड की है उसने, तो और कर लेते हैं, 4.18 से करनी थी, 3.5 से की है इसने 0.68। हाँ जी ठीक है। अच्छा मैंने इस ट्रांजैक्शन को तोड़ के दिखाया है रॉन्ग और करेक्ट में, क्योंकि इसकी एक और करेक्शन वो तो डायरेक्टली ही कर लेंगे हम। जब इसने एंट्री ही ये की है तो उसको तो प्रेजेंट वैल्यू का पता ही कख नहीं है, लेकिन हमने तो ठीक किया ना। तो अब हमने अगर रिसीवेबल को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो फिर टाइम गुजरने पे हवा भी भरनी है इसमें। कितने महीने गुजर गए, 8 महीने, 8 महीने 1 नवंबर से 30 जून, तो 8 महीने की फिर हवा भी भरनी पड़ेगी। डिस्काउंट करके रिकॉर्ड करते हैं तो फिर इंटरेस्ट इनकम भी तो आती है ना, तो इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 8 महीने की। $3.18 पे 12%, 8/12। देखें ये मैंने इधर करेक्ट रॉन्ग इसलिए बना के दिखाया कि हम उस ट्रांजैक्शन 1 नवंबर वाली को तो देखें ना, इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो रिकॉर्ड कर लिया 0.25। ये ट्रांजैक्शन 1।
गाड़ी लीज पे दी है बीपीओ के साथ। तो फिर तो लीज हो गया ना, IFRS 15 तो नहीं हुआ ना। नहीं, सेल्स तो उसी के नाम पे रिकॉर्ड। तो वो तो IFRS 15 के तहत IFRS 16 के तहत रिकॉर्ड होगी ना, उस पर IFRS 15 नहीं लगेगा। लीजेस पे तो वहीं से रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ नहीं, ये नहीं लगेगा इस पे। हाँ जी, पॉइंट 1। बल्कि करें ना खुद ट्राई, ये तो सारे मैं ही करे जा रहा हूँ सवाल। करें पॉइंट 2, 3, 4 करें, करें सॉल्व।
ना यार ऐसे ना करें, कुछ भी नहीं हुआ। यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मुश्किल है। चले ठीक है, बताता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में एक कस्टमर को कहा था कि तुम्हें हम 35 लाख की गाड़ी बेचेंगे, लेकिन अगर तुमने 10 गाड़ियों से ज्यादा खरीद ली तो तुम्हें 34 लाख की गाड़ी कर देंगे। ये वही वो रेट्रोस्पेक्टिवली वाली बात। और शुरू में ही हमें अंदाजा था कि वो 10 गाड़ियां से ऊपर निकल जाएगा। तो अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने, रॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन अकाउंटेंट ऑलरेडी कर चुका हुआ होगा। अकाउंटेंट ने ऑलरेडी, अच्छा एक ही गाड़ी है और ये वो डिस्काउंट वाला पॉइंट है, तो अकाउंटेंट ऑलरेडी कर चुका होगा। मैं इसको रॉन्ग नहीं कह रहा, मैं ये कह देता हूं कि ऑलरेडी डन हो चुका है। सवाल में एरर क्या बताया है? सिर्फ 11वीं गाड़ी रिकॉर्ड नहीं की बस। तो ये तो नहीं कहा कि पिछले वाले को उसने क्या गलत रिकॉर्ड किया। तो फिर वो ठीक ही किया है, और वो ठीक भी किया होगा तो बिल्कुल ठीक इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि 10 से ऊपर निकल जानी है। यानी उसने ऑलरेडी जो अकाउंटिंग कर ली हुई है ना, उसने कैश ही मिला था, ये कैश नहीं मिला था। कहाँ लिखा रिसीवेबल है? हाँ, पहले कैश ही मिल गया था। BL हैज मेड पेमेंट फॉर ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11वां। तो पहले उसने क्या किया हुआ है, पहले उसने ये किया हुआ है कि कैश डेबिट 10 गाड़ियां 3.5 पे, क्योंकि ऑफिशियली तो उसने 3.5 की ही बेची थी, लेकिन उसको चूंकि पहले ही अंदाजा था तो उसने सेल रिकॉर्ड ही 3.4 पे की हुई थी, और बाकी उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही बनाई हुई थी। ये वो ऑलरेडी कर चुका है। अब जो 11वीं गाड़ी बेची है बस उसकी एंट्री नहीं की, तो अब कर लेते हैं। तो अब जब 11वीं गाड़ी की एंट्री करेंगे तो रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स कितने से क्रेडिट? एक गाड़ी 3.4। अब तो ऑफिशियली भी 3.4 की बेच रहे हैं, लेकिन हम जो रिसीवेबल बनाएंगे वो 3.4 तो ऑफिशियली लेना ही है, लेकिन पिछले वाले वापस भी करने हैं उसको। 10 गाड़ियों का 0.1 वापस भी करना है, क्योंकि पहले हम उससे 35 ले चुके हुए हैं, तो वो भी 1 लाख वापस करना है। तो रिसीवेबल बन जाएगा 2.4, और ये जो 10 गाड़ियों के पैसे वापस करने की हमने ऑलरेडी बना ली थी लायबिलिटी, बस अब वो डेबिट हो जाएगी। ये 2।
हाँ जी, तीसरी ट्रांजेक्शन में एरर क्या है वो बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं असल है क्या। तो ये वो वाली चीज आ गई डिस्काउंट कूपन वाली। 3 मिलियन की गाड़ी बेची है लेकिन साथ 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देने का वाउचर भी दे दिया, और अगर ये डिस्काउंट वाउचर ना भी देता तो भी इस गाड़ी की स्टैंड अलोन सेल प्राइस 3 मिलियन ही है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम लोग जब स्टैंड अलोन प्राइस निकालते हैं तो कार की स्टैंड अलोन प्राइस वही है 3.5 और डिस्काउंट वाउचर की 0.2 इंटू 80%। जितना डिस्काउंट देने की उम्मीद होती है इंटू जो चांसेस होते हैं, भूल भाल गए होंगे, बड़ी पुरानी बात। पॉइंट तो 3.16 ये है स्टैंड अलोन प्राइसेस, और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है 3। तो इसकी जब एलोकेशन करेंगे तो गाड़ी के हिस्से में आ जाएगा 3 में से 3/3.16, और डिस्काउंट के वादे में आ जाएगा 3 में से 0.16 ओवर 3.16, 2.45 और 0.55। One five, sir. 1.5 ये कैसे? ऊपर 2.84 है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 2.85 और बाकी अभी फिलहाल लायबिलिटी। लेकिन रॉन्ग क्या हो गई? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। उसने सारा का सारा 3 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, यानी उसने ये कर लिया, होना ये चाहिए था। तो जितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया 0.15, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। फालतू सेल्स बना ली है। है? नहीं तो अरे यार रॉन्ग पहले लिख लो।
ये लें, ये इधर लिख लें, ये रॉन्ग। करेक्ट देख के मैंने रॉन्ग नहीं किए, रॉन्ग तो सवाल देख के किए। हम कैसे इमेजिन करेंगे कि फाउंडर ने ये किया? लिखा हुआ है ना यार, तो डिस्काउंट भी तो लिखा हुआ है, उसने नहीं देखा होगा कि डिस्काउंट भी है। नहीं देखा ना, लिखा तो है अकाउंटेंट ने क्या किया है, Made the entire amount as revenue. मेड द एंटायर अमाउंट एट सेल्स रेवेन्यू, तो लिखा तो हुआ है, अज्यूम क्या करना है। सर चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, इनमें से किन चैप्टर में इसका रेक्टिफाई में आ सकता है, जैसे आए सारा कुछ आ सकता है, हर चैप्टर में रेक्टिफिकेशन डाल सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं सवाल एक दिया था मैंने होमवर्क, उसमें रेक्टिफिकेशन डाली हुई थी उसमें, IFRS 9। तो सारे चैप्टर टेस्ट हो सकते हैं, सारे के सारे। अच्छा, 3 पॉइंट्स में ये क्या मुश्किल लगी है इसमें, इंग्लिश फिर और 0.1 0.3 मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं ऐसा क्या बताऊंगा कि ये आसान लगेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, इसको मतलब कि जैसे अगर रिव्यू में एक दफा लाइन में फिर क्या होगा, तो रिव्यू में लेके नहीं है ना, सिर्फ इधर ही जितना पढ़ते हैं तो बाकी भी ऐसे ही है बाकी भी जितना क्लास में ही पढ़ते हैं उसी में उठा के आ जाते हैं, बाकी टॉपिक पे भी ऐसे ही करती है आवाम। सिर्फ इसमें नहीं है कि क्लास में जो पढ़ा वही देख लिया आके। और 0.4 उसमें भी मेंटेनेंस साथ थी, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और अकाउंटेंट ने क्या किया वो भी बताता हूं। अभी जितना है किया बता दूं, बता दूं। Yes, sir. चौथी ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी, 3.6। स्टैंड अलोन प्राइस गाड़ी की 3.5 और सर्विस 0.3, और इसको एलोकेट करें तो गाड़ी के हिस्से में 3.6 को इस रेशो में बांट, 3.32 0.28। करेक्ट क्या होना चाहिए था, अब पहले रॉन्ग कर दूं कि करेक्ट कर दूं। करेक्ट क्या होना चाहिए था, कैश तो आ ही गया कितना 3 क्योंकि सारे पैसे उसने फौरन जमा करा दिए, लेकिन सेल्स हमें मानना चाहिए एक तो गाड़ी को फौरन 3.32 और उसके अलावा सर्विस को जितने महीने गुजर गए वो गुजर गए 3 शायद कि 4 गुजर गए। Zero point zero nine. 0.09 नहीं भाई 0.09, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 0.19
है ना? Yes, sir. ये होना चाहिए था। जबकि रॉन्ग क्या हुआ? कैश डेबिट 3.5 6। अरे भाई ये भी 6 ही है ना। कैश डेबिट 3.6 Yes, sir. और उसने रेवेन्यू 1.2. 1.2 मान लिया, बाकी उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना ली 2.4। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, रेक्टिफाइंग बन जाएगी। अच्छा, ये दोनों मिला के सेल्स भी कह सकते हैं, यानी ये इतना कुछ टची होने वाला मसला नहीं कि सेल्स अलग और सर्विस रेवेन्यू अलग, ये मिला के भी सेल्स हो सकती हैं। यानी सेल्स ये, तो इतनी सेल होनी चाहिए थी, उसने सिर्फ इतनी मानी है। इतनी लायबिलिटी बननी चाहिए थी, उसने ज़्यादा बना ली है, तो सेल्स क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट। हाँ जी, Yes. डन। अच्छा, स्प्रिंग 20 है, वो भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज का है लेकिन वो फिर खुद ही करना हस्बे तौफीक है। हाँ, अगर ना हुआ तो अलग अलग पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास में तो सब एक साथ नहीं कर रहे होंगे सवाल, तो अलग अलग पूछ लेना। स्प्रिंग 20 हस्बे तौफीक, जो करना चाहे कर लेना और फिर पूछ लेना। स्प्रिंग 20 बताया, यही बताया। एक मिनट. अब तो सरकटी पिक होगी, पेन तो बता दिया ऊपर से। Sir, हो गया. नोट्स में आए और एंड से चलते हैं उल्टा। प्रेजेंटेशन मैंने सारी बता दी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सारी बता दी,
स्टेप 5 सारा बता दिया, स्टेप 4 सारा हो गया, 3 सारा हो गया, बीच में छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। चलें स्टेप 2 से जस्ट स्टार्ट पे आ जाए। स्टेप 2 ऑनवर्ड मैंने सब बता दिया, खत्म हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 से ऊपर हेडिंग है मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन? टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही होंगी। क्या क्या मिसाल हो सकती है? पहले कस्टमर को हमने कहा था कि 100 चीजें बेचेंगे 50 रुपए की 6 महीने के अंदर। चलें, और टाइम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकती है, यूनिट चेंज हो सकते हैं, रेट चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट और मांग सकता है, पिछले कम कर सकता है। कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो जाए तो वो मॉडिफिकेशन है। अगर कस्टमर और चीजें मांग रहा है, अच्छा और चीजों से मुराद उसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स भी हो सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट भी हो सकता है। और चीजों से मुराद उसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर कस्टमर और चीजें मांग रहा है, और उर्दू वाला, हम इसके एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं बिल्कुल फेयर वाले, तो यह केस 1 है। वरना केस 2 है। अगर हम पैसे पहले नहीं ले रहे दोबारा मॉडिफिकेशन हो रही है और कस्टमर हमसे मजीद चीजें मांग रहा है। वो मजीद चीजों से मुराद उसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स भी हो सकते हैं, और नए प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकते हैं, एंड हम उन एक्स्ट्रा चीजों के फेयर पैसे मांग रहे हैं, तो ये केस 1 है। और केस 1 ये है कि जो पहले चल रहा था वो एज इट इज चलता रहेगा। इन मजीद चीजें मांगने को मजीद पैसों के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। पुराने की अकाउंटिंग एज इट इज चलती रहेगी, नए की नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये केस 1 सारा पढ़ लें, और ये भी अंग्रेजी याद करनी है। पुरानी एज इट इज चलेगी, और जो नया वो मजीद चीजें मांग रहा है। जैसे पहले उसने कहा था जी मुझे 100 कंप्यूटर चाहिए, अब वो कह रहा है मुझे 30 और चाहिए, तो वो जो 30 हम उसको और देंगे और वो उन 30 के हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, वो भी फेयर। तो 100 बेचना अलग ट्रांजैक्शन, 30 बेचना अलग ट्रांजैक्शन। तो हम इस मॉडिफिकेशन को एक सेपरेट नया कॉन्ट्रैक्ट समझ के सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे। दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, दो अलग अलग अकाउंटिंग मान रहे हैं ना, तो फिर एक ही क्या? अरे एक की अलग अकाउंटिंग होगी, दूसरे की अलग अकाउंटिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट ही अलग हो गए, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं हो गई, दो अलग कस्टमर, अलग सेल्स। अगर उसी कस्टमर ने हमसे और चीजें मांगी हैं, अगर पहले वाली भी कम करने को कह रहा है, तो केस 1 नहीं है। केस 1 के लिए एडिशनल चीजें होना जरूरी है, और वो एडिशनल चीजें सेम प्रोडक्ट के और यूनिट्स भी हो सकते हैं, और नए प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। एडिशनल होना जरूरी है, और फेयर पैसे होने जरूरी हैं। फेयर पैसे मतलब जितने पहले चार्ज किए थे। नहीं हो सकता, अब हालात बदल गए। उस वक्त और चीजें होनी चाहिए, फेयर पैसे होनी चाहिए, तो हम समझेंगे हमने किसी और कस्टमर को अलग चीजें बेची हैं। ये दोनों सेपरेट ट्रीट होंगे। रेहान पॉज करना। केस 1 दोबारा, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं और कस्टमर और मांग रहा है वो सेम प्रोडक्ट। अच्छा, ये इंग्लिश पढ़ के ना ये इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा, इसलिए जो बता रहा हूं उर्दू में भी लिख ले बेशक, कि कस्टमर और या तो प्रोडक्ट मांग रहा है या इसी प्रोडक्ट के और यूनिट्स मांग रहा है, मतलब और एक्स्ट्रा, और उन सबके हम पैसे जो चार्ज कर रहे हैं वो भी फेयर चार्ज कर रहे हैं। तो पुराने वाली को अलग ट्रांजैक्शन समझेंगे, और इस एडिशनल को एक अलग ट्रांजैक्शन समझ के फिर से स्टेप 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड करेंगे। यानी हम इनको दो सेपरेट सेल समझेंगे। ओके, केस 1 हो गया। केस 2 में आना आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ये बगैर एग्जांपल के मुश्किल हो जाएगा।
ये मैं आपको मॉडिफिकेशन करा रहा हूं और उसका केस 2 सवाल से समझा रहा हूं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि प्रोडक्ट ए के 500 यूनिट्स 80 रुपए का एक, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था। जी जी, केस 2 करा रहा हूं, केस 1 हो गया ना, या सवाल कराऊं उसका कोई? मतलब उसमें सवाल क्या कराना है, वो तो कह रहा हूं कल ट्रांजैक्शन होगी। केस 2 बता रहा हूं। जब हमने उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट यूज करना तो एडजस्टमेंट हो सकता है अच्छा ठीक है, ये जो पॉइंट बी लिखा हुआ है ना कि हम फेयर प्राइस चार्ज करेंगे, फेयर प्राइस चार्ज करने का मतलब ये भी है कि हम हो सकता है जितनी फेयर बनती थी उस पर कोई डिस्काउंट भी दे रहे हो कि हमारा पुराना कस्टमर है तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो वो जो हम डिस्काउंट दे रहे होंगे वही फेयर प्राइस समझी जाएगी। एंड अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स टू दैट प्राइस टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है पुराना जानने वाला है या हमसे और काम करवा रहा है तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीजों के ऊपर हम खुशी खुशी डिस्काउंट दे रहे होंगे, ये मतलब है फेयर ही हो रहा होगा। अब यहां पर ये हुआ, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जनवरी 22 को, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था। 31 जनवरी 22 को प्रोडक्ट ए के 240 यूनिट तो हमने बेच दिए, कितने रह गए थे? 260 रह गए थे। अभी 260 रहते थे तो 1 फेब को मॉडिफिकेशन हो गई, और मॉडिफिकेशन में उसने ये कहा कि हमें ना प्रोडक्ट ए के तुमने 300 यूनिट्स और देने, लेकिन पैसे हम तुम्हें सिर्फ 45 रुपए देंगे, बस ज्यादा नहीं। पुराने वाले में से 240 दे चुके, 260 रहते हैं अभी। ठीक है, 1 फेब को मॉडिफिकेशन हुई, उसने कहा प्रोडक्ट है कि मुझे 300 यूनिट्स और चाहिए, लेकिन पैसे मैं तुम्हें 45 दूंगा। और ये सवाल वाले ने बताना है, आपको नहीं पता चलेगा, ये सवाल वाला बताएगा कि ये फेयर नहीं है। ये सवाल वाला बताएगा। अब इसका सॉल्यूशन ये होगा कि जो हो गया सो हो गया, वो खत्म, जो रह गया प्लस जो नए आए, हम समझेंगे कि अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। दोबारा, जो पहले डिलीवर हो गए वो हो गए, ओरिजिनल में से जो रिमेनिंग रह गया प्लस जो और आ रहा है, अब हम इनको मिला के समझेंगे एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पिछला खत्म, अब जो रिमेनिंग रह गया था और जो नया है, इसको मिला के हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि 1 फेब को हम रिवाइज्ड ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे, और वो है 260/80 वाले। उसने उनका नहीं कहा कि उनके मैं पैसे नहीं दूंगा, उसने कहा है कि मैं 300 और लूंगा 45 के। थ्री फोर। अब ये एक नया सवाल बन गया, चूंकि प्रोडक्ट सेम है तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है। अभी ये समझ लेना, फिर मैं प्रोडक्ट बी कर दूंगा। प्रोडक्ट चूंकि एक है इसलिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है।
तो जी 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 मॉडिफिकेशन में कह रहा हूँ ना, चलो एडिशनल लिख लें इसको, एडिशनल कह देता हूं, तभी तो मॉडिफिकेशन कह रहा हूं। तो अब जो पुराने बेच दिए वो बेच दिए, अब हम इसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे कि कितने यूनिट्स बेचने, 560 यूनिट्स बेचने हैं 34,300 के। अब हम इसको ऐसे समझेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है तो 560 यूनिट्स बेचने हैं 34,300 के। ये केस 2 है। अच्छा, इसको और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 20 फरवरी को कितने बेच लें, 400 बेच देते हैं। यानी नहीं, 20 फरवरी को 260 बेच देते हैं और 300 में से 140 बेच लेते हैं। ये डिलीवर कर दिए। अच्छा, ये टूटा फूटा डाटा कुछ समझ आ रहा है या? तो अब इस 20 फरवरी वाली ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें? कैश डेबिट 260 इंटू 80 प्लस 140 इंटू 45 27,100। सेल्स कितनी क्रेडिट को? हाँ हाँ, क्या रिवीजन की है हमने? हमने कहा है 500 यूनिट्स, 560 यूनिट्स इतने के, तो हम अभी 400 बेच रहे हैं। 34,300 हमने कहा ना एक ही प्रोडक्ट है, तो बस 560 यूनिट्स हैं 34,300 के, तो एक कितने का हुआ? ये इंटू एक 80 वाले और एक 40। हाँ, इसमें सबको एक ही प्राइस में तो यही तो कर रहे हैं हम। नहीं, फेयर नहीं है। फेयर तो शायद 80 रुपए ही होने चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है? 34,300 डिवाइड बाय 560, 61.25। यानी हमने कहा बस चलो सारे ही 61 वाले, हालांकि फेयर नहीं है, फेयर तो 80 था, लेकिन हमने जो पहले बेच दिए उसको बेच दिया, जो बाकी रह गए प्लस जो नए हैं उनको मिला के एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जितने पैसे रह गए उसके। तो अब हम इसको सेल्स रिकॉर्ड करेंगे 24, लेकिन पैसे तो ज्यादा मिल गए, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2600 और 25 तारीख को बाकी बेच लेते हैं। कितने बाकी? 160। कैश डेबिट 160 इंटू 45 72। सेल्स कितनी क्रेडिट? 160 इंटू 61.25 61.25 कितनी? तो ये तो पूरी एंट्री नहीं हुई। इसके लिए कुछ ना कुछ उर्दू इंग्लिश लिख लेंगे। क्या किया, मैं सारा रिकैप देता हूं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था 500 यूनिट्स ए बेचने थे इतने के, 31 जनवरी तक 240 बेच दिए हुए थे, बाकी 260 रहते थे। मॉडिफिकेशन हुई, उसने कहा मुझे प्रोडक्ट ए के ही 300 यूनिट्स और चाहिए, लेकिन पैसे मैं इतने दूंगा। अब ये फेयर चूंकि नहीं है तो हम ऐसे समझेंगे कि जो हो गया सो हो गया,
अब बाकी क्या रह गए, 260 80 वाले, 345 वाले, और चूंकि एक ही प्रोडक्ट है इसलिए मैंने इसको 560 कह दिया। तो अब 300 रुपए के 560 यूनिट्स हैं। रिवाइज्ड एक यूनिट कितने का, 61.25। तो बस ठीक है, जब बेचेंगे तो 61.25 के हिसाब से सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे चूंकि ज्यादा आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, पैसे कम आ रहे थे, वो लायबिलिटी डेबिट कर दी। सर कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जिसमें एस्टीमेट चेंज हो रहा था, तो एस्टीमेट चेंज कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन लिखी क्वेश्चन आ सकती एस्टीमेट चेंज और ये मिक्स कैसे? है, एस्टीमेट भी चेंज हो रहा है और वो वेरीफाई भी हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कभी आ गया तो करा दिया करूंगा, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाएगी कि एस्टीमेट भी चेंज हो रहा है और मॉडिफिकेशन भी हो रही है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर प्राइस के हम आते हैं, हैं? प्राइस के हम कस्टमर को बताते हैं, तो ये कस्टमर कैसे नहीं, लेकिन वन वे नहीं होता ना, दोनों एग्री करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर ये नॉट पे के क्या है इसमें हो जाएगा। तभी तो केस 2 बनाया है। 80 से 45 पे हम कैसे आए थे इतने नीचे? मजबूरी, डिस्काउंट दिया या मजबूरी थी, कोई होगी मजबूरी उसके पास, हमारी कोई वीडियो होगी हमारी, तो उसने अपनी मर्जी का रेट ले लिया है। हमारे पास उसकी कोई वीडियो है, ज्यादा भी हो सकता है, फेयर नहीं है बस। सर इधर इसमें 400 यूनिट्स डिलीवर किए हैं, इसमें आपने बताया कि 260 पुराने थे, 140 न्यू थे, अगर वो ये नहीं बताता नहीं बताएगा ना, वरना हमें कैसे पता कैश कितना मिलना है? कैश की अमाउंट तो पता चले ना। नोटेड, तो मैं प्रोडक्ट चेंज करूं। कर दूं चेंज सवाल? यस सर। यूट्यूब पे देख लेना। ये प्रोडक्ट चेंज कर रहा हूँ और ऑटम 22 का एक पार्ट। प्रोडक्ट चेंज कर दिया मैंने अब।
रिवाइज ट्रांजेक्शन प्राइस क्या बन जाएगी अब? 260 इंटू 80 बल्कि ब्रैकेट में ही कर देता हूँ, 260 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 50 कितने हो गए? 30। एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, Yes, sir. एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। Product है, product है, yes, sir. तो फिर हमें स्टैंड अलोन प्राइस की रेशो में इसको बांटना पड़ेगा। Yes, product है, product है. Two zero. 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 18,000. खत्म कर रहा हूँ यार मैं। स्टैंड अलोन प्राइस ये नहीं है ना भाई, वो है 18,000. 38,000. अब ये ऑनवर्ड नॉर्मल सवाल बन गया। कैसे? अब इसको इस रेशो में बांटेंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा और बी का हिस्सा आ जाएगा, तो जब जो बेचेंगे उतने का सेल्स बन जाएगी। डन के पूरा कर दूं? डन ना? अब ये अब नॉर्मल सवाल बन गया। ये स्टैंड अलोन प्राइस है, ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। इसको इनमें एलोकेट करें और जब जो बेचेंगे उसके हिसाब से उसकी सेल्स। नहीं यार, इतनी सारी आवाम कैमरे में भी देख रही है, उनके दिल की आवाज ये है कि कर दें सर। One six five one. 1651 और बी के बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लें। 14 20 फरवरी को 260 ए और 100 बी डिलीवर कर दिए। कैश कितना मिलेगा? 260 इंटू 80 और 100 इंटू 50। कैश तो 50 मिलेगा ना, 25। लेकिन हमने सेल्स माननी है ए की। ए तो हम सारा ही बेच रहे हैं और बी बेच रहे हैं आधी, बी आधी बेच रहे हैं। बी आधे बेचे हैं बी। 71 तो ये तो पूरा नहीं हुआ कि हो गया। 5,000 का फर्क आ रहा है. डेबिट और क्रेडिट और नहीं भाई, 5,000 कैसे? ये 23,000 कुछ है, वो 25,000 कुछ है, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2,1 नहीं भाई 2,144। और
25 तारीख को बाकी 100 भी दे दिए। कैश कितना? 100 इंटू 50, 5000। सेल्स कितनी? बाकी कुछ गड़बड़ हो गई या तो वो गलत हो गया कैश। सर सेल्स सर जो है जो 7,140 करेंगे तो ट्रैक्टर डेबिट करते हैं। अरे 7145 सेल्स, ये 7145 और बाकी वो और 1 रुपये राउंडिंग ऑफ का है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये मॉडिफिकेशन अच्छा ऐसा करता हूँ कि ऑटम 22 जो है ना वो एक्सप्लेनेटरी वर्किंग के साथ सॉल्व करके दे देता हूँ। ऑटम 22 में ये मॉडिफिकेशन टेस्ट हुआ है बस, तो एक स्प्रिंग है, मॉडिफिकेशन नहीं आएगा अभी। लास्ट टाइम आया। अच्छा लास्ट टाइम फिर वही हुआ, 7 नंबर 1 और 9 नंबर 1 16। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ऑन एंट्रीज विदाउट डेट्स है। नहीं उस सवाल में वो रिसीवेबल वाला चक्कर था, वो जो अनकंडीशनल राइट वाला है, इसलिए। हाँ जी, तो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं अभी बस करते ख़त्म हो गया यस। और ये जो नोट्स में पहले पेज के एंड पे और दूसरे पेज के स्टार्ट पे को 2-4 फालतू सी चीज़ें रह गई, वो मैंने तब छुड़वाई थी। वो हस्बे तौफीक किसी का दिल करे तो पढ़ लेना। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर एक ही कस्टमर के साथ एक जैसी चीज़ें बेचने के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको मिला लेंगे, तो वो कुछ फालतू सी चीज़ें लिखी हुई हैं पेज पहले के एंड पे और अगले पेज पे मॉडिफिकेशन से ऊपर। IFRS 15 ख़त्म। 2 सवाल कम से कम हस्बे तौफीक कर लें तो अच्छा है, जो करता जाए वो मुझसे अलग से पूछता जाए। एक मैंने स्प्रिंग 20 बताया है, स्प्रिंग 20, और एक रीसेंट अटेम्प्ट का जो कि ICAP की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, नहीं तो पेपर तो मैंने शेयर किया ही हुआ, एक दफ़ा का जिक्र है। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 था। इसका सोल्यूशन मैं बना के कोशिश करता हूं कि वर्किंग को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ICAP के सोल्यूशन में ना बस एंट्रीज हुई हुई हैं, तो वो सिर्फ एंट्रीज देख के समझ नहीं आएगा, तो मैं उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करके फिर सोल्यूशन दे देता हूं आपका। ऑटम 2022 अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन 8 ऑटम 22 और एक मैंने आपको कहा है स्प्रिंग 20। ये हस्बे तौफीक है, जिसको तौफीक होती जाए पूछना चाहे तो अलग से पूछ लेना। IFRS 15 ख़त्म। बहुत है वैसे तो पेपर में फिर कुछ नया ही लगेगा सवाल, लेकिन इनसे ही जो समझा सका वो मैंने कोशिश की है। बस कॉन्सेप्ट दिया है और आपको नसीहत यह है कि आप सवाल सॉल्व करते हुए स्टेप 1 से सोचना शुरू करें। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मुश्किल लग रहा है, वो फिर FAR 1 का मसला है, क्या करें। IFRS 15 ख़त्म भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।